हेलो एवरीवन। इजी फिजिक्स बाय एन के चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज का जो अपना टॉपिक है, समांतर प्लेट संधारित्र अपना चल रहा था। सबसे पहला टॉपिक आपने निर्वात में उसकी धारिता पढ़ी। दूसरा टॉपिक आपने उसके अंदर कंप्लीटली कोई पराविद्युत पदार्थ भरा हुआ था, उस समय धारिता पढ़ी। तीसरे टॉपिक के अंदर आपने इसके अंदर केवल एक प्लेट, एक पराविद्युत पदार्थ की प्लेट रख करके उसकी धारिता पड़ी थी। और आज का अपना जो टॉपिक है वो है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निकालना। कब, कौन सी विशेष परिस्थिति के अंदर? जब विभिन्न मोटाई की और अलग अलग पराविद्युतांक, विभिन्न पराविद्युत पदार्थ भरे हुए हों। यह आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये मेरे पास एक कोई समांतर प्लेट संधारित्र है। इसकी ये पहली प्लेट है और ये दूसरी प्लेट है। इन दोनों प्लेटों के बीच की जो टोटल डिस्टेंस है उसे अपन स्मॉल डी से प्रदर्शित कर रहे हैं। ठीक है। इसके अंदर पहले निर्वात है। अब अपन क्या करेंगे, इसके अंदर यहाँ पे मैंने 3 पट्टिकाएं आपको यहाँ पे दिखा रखी हैं। ये बहुत सारी भी हो सकती हैं। पहली पट्टिका की जो मोटाई है वो मैंने T1 ली है। दूसरी पट्टिका की जो मोटाई T2 से लिखी है। इसी तरीके से T3, और अगर आप बहुत सारे लिखोगे तो Tn तक जा सकते हैं। ठीक है। हर एक पदार्थ का पराविद्युतांक भी आपको यहाँ पे दिया हुआ है। पहली पट्टिका का जो पराविद्युतांक है वो एप्सिलॉन R1 से लिखा है अपन ने, दूसरी की वैल्यू एप्सिलॉन R2 से, और तीसरे की एप्सिलॉन R3 से। तो इस तरीके का यदि कोई बनावट है किसी कैपेसिटर की, उस समय उसकी धारिता है वो किस सूत्र के द्वारा, किस फॉर्मूले के द्वारा निकाली जाती है, उसको अपन समझेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको इसका बेसिक समझा देता हूं। आपके पास ये कैपेसिटर है, सिंपल, इसकी धारिता निकालनी है। सर, धारिता का फॉर्मूला होता है Q अपॉन V। V का मतलब है दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि इन दोनों प्लेटों के ऊपर जो चार्ज आपने लिया है वो एक प्लेट के ऊपर प्लस Q चार्ज लिया है और दूसरी पे माइनस Q चार्ज ले रखा है। दोनों प्लेटों का एरिया आपके पास कैपिटल A लिखा हुआ है। अगर आपको आवेश घनत्व निकालना हो तो आवेश बटा एरिया लिख देंगे, जिससे इसका पृष्ठ आवेश घनत्व आ जाएगा सिग्मा। ठीक है। अब अपना मकसद ये है कि सर C इक्वल्स टू Q अपॉन V अपने को फाइंड आउट करना है। सिंपल, आपके पास जो धारिता का फॉर्मूला होता है दैट इज C इक्वल्स टू Q अपॉन V होता है। Q तो सर आपको दे रखा है। ठीक है। V कैसे निकालेंगे? तो विभवांतर निकालने के बहुत सारे तरीके अपन ने पढ़े हैं, उसमें एक सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लें और उस पट्टिका की मोटाई से उसको मल्टीप्लाई कर दें। बिकॉज V इज इक्वल्स टू क्या होता है? ED होता है। V इज इक्वल्स टू ED होता है। ठीक है। अब सर, हर एक पट्टिका के अंदर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है उसकी वैल्यू अलग अलग आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि हर एक का पराविद्युतांक अलग अलग होता है। यहाँ पे आपको अलग अलग दे रखा है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि हर एक पट्टिका के अंदर उत्पन्न होने वाला विद्युत क्षेत्र निकाल लूं। अच्छा बताएं, हर एक पट्टिका का विद्युत क्षेत्र कितना होगा? सर, निर्वात का जितना विद्युत क्षेत्र है उसमें आप उस पट्टिका के पराविद्युतांक का भाग लगा दीजिए। यानी निर्वात के विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को E0 से कह दें तो आपके पास जो E1 आ जाएगा, या फिर मैं कह देता हूं कि पहली पट्टिका का जो विद्युत क्षेत्र है वो आ जाएगा आपके पास निर्वात की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बटा उसका परावैद्युतांक एप्सिलॉन R1। इसी प्रकार से सबके विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेंगे। उसके बाद में यदि आपको विभवांतर निकालना है तो उसकी मोटाई से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरीके से हर एक पट्टिका के ऊपर विभवांतर आ जाएगा। दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर निकालना है अपने को, इस फॉर्मूले की जरूरत है। तो सभी विभवांतर्स को अपन क्या कर देंगे? योग कर देंगे। सिंपल, आपके पास दोनों पट्टिकाओं के, दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर आ जाएगा। इस फॉर्मूले में आप रखेंगे, आपके पास इस कैपेसिटर की धारिता आ जाएगी। ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो डायग्राम आपको दे रखा है, इसका जो बनावट है उसको अपन एक पैराग्राफ के रूप में लिख लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर अपन ने ये जो बनावट दे रखी है इसके रिगार्डिंग जो एक पैराग्राफ लिखा है, सिंपल अपनी लैंग्वेज के अंदर क्या लिखना है कि माना एक समांतर प्लेट संधारित्र है जिसकी प्लेटों का क्षेत्रफल कैपिटल A है एवं इनके बीच की जो दूरी आपको दे रखी है वो स्मॉल d है। संधारित्र की प्लेटों के मध्य T1, T2 डॉट डॉट अलग अलग है Tn मोटाई की, ये अलग अलग परतों की मोटाई दे रखी है। ये जो मोटाई है इनका क्रमशः एप्सिलॉन R1, एप्सिलॉन R2 डॉट डॉट एप्सिलॉन Rn परावैद्युतांक की अनेक परतें रखी गई हैं। तो ये तो आपने इस
डायग्राम के रिगार्डिंग जो बातें आपको दे रखी हैं उसको पैराग्राफ के रूप में लिख दी है। अपने को निकालना क्या है, अपना उद्देश्य है इसकी धारिता निकालना, और धारिता निकालने के लिए आपको Q/V चाहिए। V इक्वल्स टू ED होता है, तो हर एक परत के बीच में आपको विद्युत क्षेत्र चाहिए। अच्छा, कंप्लीटली ये जो गैप है वो भरा हुआ नहीं है, इसके कुछ भाग के अंदर वायु भी भरी हुई है, निर्वात हवा भी भरी हुई है। ठीक है, निर्वात और हवा को अपन एक साथ क्यों ले रहे हैं, क्योंकि निर्वात के अंदर और वायु के अंदर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो अप्रॉक्सीमेट सेम रहती है। ठीक है, अब हर एक पट्टिका के कारण इनकी मोटाई आपको T1 T2 Tn दे रखी है, तो बीच का जो गैप हवा का भाग बचेगा उसकी मोटाई कितनी हो जाएगी, तो उसको भी अपने को यहाँ पे लिख लेना चाहिए। तो अपन लिखते हैं वायु के भाग की मोटाई कितनी हो जाएगी। सर टोटल जो मोटाई है वो तो आपकी D है, इसमें से इन सब की मोटाई को अपन जोड़ करके D में से माइनस कर दें। तो मैं यहाँ पे माइनस करूँगा, किसको माइनस करूँगा, सभी प्लेटों की मोटाई को जोड़ करके। तो T1 प्लस T2 प्लस ऐसे चलते चलते आपको Tn तक का योग कर लेना है और इसमें से माइनस कर देना है। तो ये आपके पास वायु के भाग की मोटाई आ जाएगी। ठीक है, अब अपन लिखेंगे कि परतों के बीच का विभवांतर कितना है। संधारित्र की प्लेटों के मध्य का विभवांतर कितना हो जाएगा, विभवांतर कितना हो जाएगा भैया, वायु भाग का विभवांतर, वायु के भाग का विभवांतर प्लस परावैद्युत पदार्थ या पदार्थों लिख दें के भाग का विभवांतर। ठीक है, वायु के भाग का विभवांतर कितना होगा। सर वायु के भाग का विभवांतर होगा, सिंपल अपन जानते हैं V इज इक्वल्स टू ED होता है। तो E कितना है, यहाँ पर E को मैं E0 कह देता हूँ। वायु के भाग का जो विभवांतर है उसको मैं विद्युत क्षेत्र है उसको E0 कह देता हूँ। अब इसकी मोटाई से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसकी मोटाई आपने यहाँ पे लिख ली है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ब्रैकेट D माइनस T1 प्लस T2 प्लस अप टू कहाँ तक लेना है, Tn तक लेना है। ये आपके पास वायु के भाग का विभवांतर हो गया। अब पहली जो पट्टिका है उसका विभवांतर लिखना है। तो पहली पट्टिका में विद्युत क्षेत्र कितना होगा। सिंपल सर, निर्वात का जो विद्युत क्षेत्र E0 है उसमें अगर आप उसके परावैद्युतांक का भाग लगा देंगे तो उसका विद्युत क्षेत्र आ जाएगा, और अब आप उसकी मोटाई से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इस बात को बहुत अच्छे से समझ लेना, निर्वात का विद्युत क्षेत्र जब आप उसमें कोई परावैद्युत भरेंगे तो उसका विद्युत क्षेत्र कम हो जाएगा। कितना गुना कम हो जाएगा, जितना उसका परावैद्युतांक होगा उसका भाग लग जाएगा। यदि विभवांतर निकालना है तो उसकी मोटाई से मल्टीप्लाई कर देना है। सिमिलरली यही काम अपना चलता रहेगा दूसरे भाग के लिए। तो E0 अपॉन एप्सिलॉन R2 इंटू में T2 प्लस यही कहानी कहाँ तक चलती रहेगी, N तक चलती रहेगी। तो N के लिए निर्वात का विद्युत क्षेत्र एप्सिलॉन Rn इंटू में उसकी मोटाई Tn। तो ये आपके पास विभवांतर आ गया। अब आप इस विभवांतर के पोर्शन को थोड़ा सा इजी कर लें, सॉल्व कर लें। कैसे कर पाएंगे सर, सब में मुझे एक बात समझ में आ रही है कि सर सब में E0 कॉमन आ रहा है। ठीक है भैया, E0 कॉमन ले लिया तो पहले पोर्शन में आपके पास क्या बच गया। सर पहले पोर्शन में मेरे पास रह गया यहाँ पर D माइनस, यहाँ पे मैं ब्रैकेट लिखता हूँ T1 प्लस T2 प्लस, कैलकुलेशन थोड़ी सी सोचने वाली है तो इसको ध्यान से रख करके सोचना है, ध्यान पूर्वक इसको लिखना है। तो ये मेरे पास पहले पोर्शन के अंदर से जैसे ही E0 बाहर आएगा तो D माइनस ये पूरा का पूरा कंपोनेंट यहाँ पे अंदर रह जाएगा। दूसरे वाले भाग में से क्या बचेगा, प्लस का निशान आ गया, E0 बाहर चला गया, सर T1 अपॉन एप्सिलॉन R1 रह गया। दूसरे में से T2 अपॉन एप्सिलॉन R2 रह गया, और यही सीरीज आपकी चलती रहेगी। तो Tn अपॉन एप्सिलॉन Rn यहाँ पे रह जाएगा। ठीक है, अब E की वैल्यू लिख लीजिए। E की वैल्यू को कैसे लिखेंगे सर, E की वैल्यू अपन जानते हैं, E दोनों प्लेटों के बीच में, संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच में विद्युत क्षेत्र कितना है निर्वात की स्थिति में।
पीछे एक वीडियो के अंदर अपन ने लिखा है कि निर्वात में संधारित्र की धारिता कितनी होती है। वहां पर अगर आप जाकर के इसको अच्छे से समझेंगे तो अपन ने वहां पे बहुत अच्छे तरीके से आपको ये बताया है कि दोनों परतें हैं वो चालक हैं। एक परत की वजह से सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होगा, दोनों की वजह से सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है कि सर चालक प्लेट की वजह से तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, दोनों को जोड़ेंगे तो 2 सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होना चाहिए। तो ये जो रीजन है, इसका जो डाउट है आपको वहां पर उस वीडियो के अंदर क्लियर हो जाएगा। तो डायरेक्ट अपन यहाँ पे अप्लाई करते हैं, क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आना चाहिए। मैं एक स्टेप को यहाँ पे डायरेक्ट लिखूंगा। सिग्मा क्या है सर, आवेश घनत्व है। आवेश घनत्व को किससे लिखेंगे सर, आवेश घनत्व को लिख देते हैं Q अपॉन एरिया। ये सिग्मा की वैल्यू होगी, बटा में एप्सिलॉन नॉट हो गया, तो ये आपके पास E की वैल्यू आ गई। ठीक है, और अब आप इन सब को पूरे के पूरे पोर्शन को यहाँ पर बिल्कुल सेम इसी तरीके से लिखते जाएं। तो D माइनस ब्रैकेट में T1 प्लस T2 प्लस अप टू Tn तक चलेगा, ब्रैकेट बंद कर दीजिए। दूसरे पोर्शन में से आपके पास T1 अपॉन एप्सिलॉन R1, T2 अपॉन एप्सिलॉन R2, और यही सीरीज आपकी चलती रहेगी Tn अपॉन एप्सिलॉन Rn। ठीक है भैया, अब आपको सिंपल क्या निकालना है, धारिता निकालनी है। तो आपने वीडियो के स्टार्टिंग में चर्चा करी थी कि सर धारिता निकालने के लिए धारिता की डेफिनेशन अप्लाई कर दीजिए। तो धारिता की परिभाषा से क्या कहती है, धारिता की परिभाषा बहुत इजी सा डेरिवेशन है, कोई डाउट ही नहीं है सर। C इज इक्वल्स टू Q अपॉन V होती है, और ये आपके पास वैल्यू किसकी चलती हुई आ रही है, दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर चल रहा है। एक बात मैं अक्सर हमेशा यहाँ कहता हूँ कि इसको जब आप V के पोर्शन में Q के बटा में लिखेंगे तो अक्सर गलत होने की संभावना रहती है। तो ये जो बड़ा ब्रैकेट आपको नजर आ रहा है, इस बड़े ब्रैकेट के अंदर जितना भी कंपोनेंट है इसको आप x मान लीजिए 1 सेकंड के लिए, ताकि आपकी कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। तो आपके पास यहाँ क्या हो गया सर, QX हो गया अपॉन एप्सिलॉन नॉट A हो गया। ये वैल्यू आप C के अंदर रख दीजिए। तो C इज इक्वल्स टू, ऊपर मेरे को यहाँ पे Q रखना है, बटा में मुझे V की वैल्यू रखनी है, और V की वैल्यू है वो अंश और हर के रूप में है। यदि मैं उसको मल्टीप्लाई में लेके जाऊंगा तो बटा की वैल्यू है वो ऊपर चली जाएगी। तो सर एप्सिलॉन नॉट A जो है वो आपका ऊपर आ जाएगा, डाउट नहीं है इसमें। ओके, ऊपर क्या रह रहा है सर, Q इसके बटा में आ जाएगा, और इसके साथ जो X का कंपोनेंट था, जो ये पूरा का पूरा है, वो आपका यहाँ पर डिवाइड में आएगा। अक्सर यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और इस पोर्शन को गलती से ऊपर मल्टीप्लाई के अंदर लिख देते हैं, जो कि आपको गलती नहीं करनी है। T1 प्लस T2 प्लस ये चलेगा आपका Tn तक, प्लस T1 अपॉन एप्सिलॉन R1 प्लस T2 अपॉन एप्सिलॉन R2 प्लस Tn अपॉन एप्सिलॉन Rn। ये डेरिवेशन है, डेरिवेशन हमेशा स्टेप टू स्टेप चलेगा। आपको ये पता होना चाहिए कि इसके बाद मुझे करना क्या है। बाकी सिंपल मैथमेटिक्स है, वो आपको समझा देती है कि किस तरीके से आप लिखेंगे। ठीक है, अब आप मुझे बताएं क्या करना चाहिए। थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है आपको सर? एक बात समझ में आ रही है कि ये जो Q है वो इस Q को कैंसिल आउट कर देगा। ठीक है, जैसे ये इस Q को कैंसिल आउट करेगा, मैं यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू लिखता हूँ, C इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A मेरे पास ऊपर है गया, बटा में क्या वैल्यू रह जाएगी, सोच के बताएं देखें। तो ये जो बटा की वैल्यू यहाँ पे पूरी है वो आपके यहाँ पर डिवाइड में आ जाएगी। तो क्या लिखना चाहिए मुझे, D माइनस, इसको मैं ब्रैकेट के अंदर ही रखता हूँ, T1 प्लस T2 प्लस कहाँ तक चलेगा, ये अप टू Tn तक चलेगा, ब्रैकेट बंद हो जाएगा। और इन सब के अंदर क्या बच रहा है, T1 अपॉन एप्सिलॉन R1 प्लस T2 अपॉन एप्सिलॉन R2 प्लस अप टू कहाँ तक चलेगा, Tn अपॉन एप्सिलॉन Rn तक का भाग चलेगा। तो ये आपके पास उस कैपेसिटर की धारिता आ जाती है जिस संधारित्र के अंदर अलग अलग मोटाई की और अलग अलग परावैद्युतांक की बहुत सारी परतें रखी हुई हैं। आपको ये जो डेरिवेशन है, आपको लग रहा होगा कि सर इतना बड़ा फॉर्मूला हमसे याद कैसे होगा। बहुत इजीली आपको ये फॉर्मूला याद हो जाएगा। देखिए कैसे, कि ऊपर आपके पास C की वैल्यू क्या होती है सर, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D होती है निर्वात के अंदर धारिता, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D होती है। तो ऊपर तो एप्सिलॉन नॉट A रह जाएगा, नीचे D है। लेकिन जैसे ही आपने अलग अलग मोटाई की प्लेटें रखी थी, वो जो D की वैल्यू है वो आपकी कम हो जाती है, उनके बीच की दूरी कम हो जाती है। कितनी कम हो जाती है,
तो सबसे पहले तो डी में से इन सब की मोटाइयाँ घटा दीजिए। लेकिन केवल मोटाई घटाने से नहीं होगा, क्योंकि वो जो पदार्थ है वो परावैद्युत पदार्थ है, तो परावैद्युतांक का जो पोर्शन है वो आपका यहाँ पे और अप्लाई हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इस संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला है वो अच्छे तरीके से याद कर पाएंगे। ठीक है, अब मैं इसके नीचे आपको एक नोट देता हूँ, एक विशेष स्थिति देता हूँ, उसको थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए कि यदि संधारित्र की, ध्यान देना, संधारित्र की परतों के मध्य या प्लेटों के मध्य, परतों के मध्य वायु का भाग नहीं है, वायु का भाग नहीं है, मतलब क्या हुआ कि कंप्लीटली जो बीच की जगह है वो आपकी अलग अलग परावैद्युतांक की पट्टिकाओं से भरी हुई है। जब अलग अलग पट्टिकाओं से भरी हुई है तो वायु का गैप नहीं है, और वायु का गैप नहीं है इसका मतलब क्या हो गया कि सभी प्लेटों की जो मोटाई है उन सब का यदि आप योग कर देंगे तो वो योग किसके बराबर आएगा? संधारित्र के बीच में अलग अलग मोटाई की प्लेटें रखी हुई हैं, सबकी मोटाइयाँ आपको दे रखी हैं, पर साथ में ये कह रहा है कि इनके बीच में कोई खाली जगह नहीं है। तो खाली जगह नहीं होने की स्थिति में आपको एक रिजल्ट समझ में आएगा कि सर जितनी भी प्लेटें हैं उन सब की जो मोटाई है उसको यदि आप जोड़ दें तो वो तो आपके पास d के इक्वल हो जाएगी। सिंपल है, प्लेटों के बीच की दूरी के बराबर हो जाएगी। अब यदि ये सारी वैल्यू d के इक्वल है तो ये जो नोट आपने यहाँ पे अप्लाई किया है, इस नोट को आप ऊपर वाले फॉर्मूले में अप्लाई कर दीजिए। तो जैसे ही आप ऊपर रखेंगे आपके पास रिजल्ट क्या आ जाएगा? C इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A, तो आपका ऊपर चल रहा है, नीचे क्या है? D माइनस दिस इज इक्वल्स टू D, ये भी तो D के बराबर है, और D में से D गया, जीरो रह गया। तो इतना कंपोनेंट जीरो रह गया आपके पास, परंतु ये जो परावैद्युतांक वाला पोर्शन है वो तो बटा में रहेगा, तो उसको आप बटा के अंदर यहाँ पे लिख दीजिए। तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी आपके पास T1 अपॉन एप्सिलॉन R1 प्लस T2 अपॉन एप्सिलॉन R2 प्लस डॉट डॉट जितना भी चलेगा Tn अपॉन एप्सिलॉन Rn। ये आपके पास एक नया डेफिनेशन आ जाती है, नया फॉर्मूला आ जाता है। किसका? यदि संधारित्र के प्लेटों के बीच में अलग अलग परावैद्युतांक की बहुत सारी परतें रखी हुई हैं परंतु वहां पर वायु का भाग नहीं है, हवा नहीं है, उस केस के अंदर आपके पास ये फॉर्मूला आ जाता है। तो हर एक चीज को आपको स्टेप बाय स्टेप समझना होता है। अब इसके बाद में मैं आपको कुछ विशेष नोट लिख के देता हूं, आप इन नोट को अच्छे तरीके से समझते जाएं। क्या है? पहला नोट ये है कि यदि सभी परतों की मोटाई समान हो, सभी परतों की मोटाई समान हो, परतों की मोटाई कितनी हो? समान हो, तो क्या लिखना होगा अपने को? देखिए, तो इसका मतलब ये हो गया सर कि पहली परत की मोटाई T1, दूसरी परत की मोटाई T2, तीसरी की T3, अप टू ये वैल्यू चलती जाएगी आपकी कहां तक? Tn तक। ठीक है, आप मुझे बताएं इन सभी परतों की मोटाइयों का योग कितना था? हवा नहीं है इस केस के अंदर, वायु का भाग नहीं है, तो इन सब का जो योग था वो आपके पास किसके बराबर था? D के बराबर था। और ये कितनी प्लेटें हैं? N प्लेटें हैं, यानी वो जो D गैप की दूरी थी वो N भागों में डिवाइड होगी, तो प्रत्येक भाग की मोटाई कितनी आई उसको आप D अपॉन N कह सकते हैं। बात समझ में आ रही है? अब ये वैल्यू आप उस ऊपर वाली डेफिनेशन में फॉर्मूले में रख दीजिए, तो क्या रिजल्ट आ जाएगा? सर रिजल्ट आ जाएगा C इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A आपके पास चल रहा था। सबसे पहले क्या था? सर सबसे पहले था T1 अपॉन एप्सिलॉन R1, तो T1 की जगह क्या लिख दूं मैं? D अपॉन N, तो ये लिख दिया मैंने D अपॉन N एप्सिलॉन R1। इसी प्रकार से दूसरे के लिए D अपॉन N एप्सिलॉन R2, इसी प्रकार से लास्ट तक ले जाएं D अपॉन N एप्सिलॉन Rm। सिंपल बात समझ में आ रही है? सब में से D भी कॉमन ले लीजिए और बटा में N भी कॉमन ले लीजिए। बटा का N है वो आपका ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा आपके पास N एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में आपके पास D कॉमन आ गया, पहले में से बच गया 1 अपॉन एप्सिलॉन R1, 1 अपॉन एप्सिलॉन R2
प्लस सो ऑन 1/εr n तक, यहाँ तक वैल्यू चली जाएगी और ये आपके पास एक नया फॉर्मूला आ जाता है। ये सारी जो वैल्यूज हैं, ये जो रिजल्ट अपन यहाँ पे पढ़ रहे हैं, वो आपके 12th क्लास के बाद जितने भी कंपटीशन एग्जाम्स होते हैं उनके लिए अति महत्वपूर्ण है। परंतु अक्सर क्या होता है कि जब आप लोग किसी अच्छी कोचिंग संस्थान में जाते हैं तो वहाँ पे ये जो डेरिवेशन है वो आपको रटने के लिए कहा जाता है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूँगा कि बार बार आप इनको पढ़िए, आप बार बार इनको पढ़िए। धीरे धीरे 2-5 दिनों के अंदर ये आपके समझ में आ जाएंगे और आपके दिमाग में परमानेंट जगह बना लेंगे। उसके बाद में इसके ऊपर डिपेंडेंट जो न्यूमेरिकल्स आएंगे वो आप लोग खुद अपने हिसाब से सॉल्व कर पाएंगे। आपको एक भी चीज़ है वो अपने दिमाग में रटने की आवश्यकता, जोर डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस टॉपिक के साथ ही आपका जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, समांतर प्लेट संधारित्र है, वो पूर्ण हो जाता है। समांतर प्लेट संधारित्र के अंदर आपने कितनी स्थितियां पढ़ी हैं? पहली स्थिति आपने पढ़ी है कि निर्वात की स्थिति में उसकी धारिता C = बोलिए ε0A/d होती है। दूसरी स्थिति में आपने उन दोनों प्लेटों के बीच कोई परावैद्युत पदार्थ जिसका परावैद्युतांक εr है, आपने कंप्लीट भर दिया। तो जैसे ही आप परावैद्युत पदार्थ भरेंगे उसकी धारिता है वो बढ़ जाएगी। कितनी बढ़ जाएगी? परावैद्युतांक से गुणा करने पर। 2 पोर्शन हो गए। तीसरे पोर्शन में आपने पढ़ा केवल आंशिक रूप से कोई पट्टिका भरी हुई हो, यानी आधी जगह में पट्टिका है और कुछ जगह में खाली भाग है, तो उसका रिजल्ट आपने पढ़ लिया। और लास्ट का जो चौथा टॉपिक जो अभी आपने पढ़ा है उसमें अलग अलग परावैद्युतांक की और अलग अलग मोटाई की अनेक परावैद्युत पट्टिकाएं रखी हुई हैं। उस केस के अंदर आपके पास धारिता का फॉर्मूला ही आ जाता है। अब सिंपल जब आप न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे तो इसकी वैल्यूज आपको दी हुई रहेंगी और इन फॉर्मूलों के अंदर आपको वैल्यू रिप्लेस करके और कैलकुलेशन सॉल्व कर लेनी है। चलिए अब अपन अपनी बुक के कुछ एग्जाम्पल्स को पढ़ते हैं। आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर एक क्वेश्चन दिख रहा है, पढ़िए। 0.004 माइक्रोफैरड धारिता के समांतर प्लेट संधारित्र को बनाने में कागज के कितने क्षेत्रफल की आवश्यकता होगी यदि कागज का परावैद्युतांक 2.5 है और मोटाई 0.0025 mm है। ε0 की वैल्यू आपको यहाँ पे दे रखी है, यानी कि आपको समांतर प्लेट संधारित्र के बीच में परावैद्युत पदार्थ के रूप में कागज भरना है और उस कागज का क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो कागज का जो क्षेत्रफल होगा वो आपका उस समांतर प्लेट संधारित्र की एक प्लेट के क्षेत्रफल के बराबर होगा। यानी सिंपल आप इस तरीके से समझिए कि ये आपके पास कोई एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और इसके बीच में ये जो गैप आपको नजर आ रहा है, इस गैप के अंदर एक कागज की परत आपको इस तरीके से रखनी है। तो उस कागज की परत का एरिया कितना होगा? जितना आपके पास इस एक कैपेसिटर की एक प्लेट का जितना क्षेत्रफल है उतना ही उस कागज का क्षेत्रफल होगा। सिंपल फंडामेंटल है। तो जो जो आपको फिजिकल क्वांटिटीज यहाँ पे दे रखी हैं उन सबको अपन पहले यहाँ पे लिख लेते हैं। सबसे पहले आपको दे रखी है धारिता C = कितना दे रखा है? C = 0.004 माइक्रोफैरड। माइक्रो को आप इसको हटा दीजिए तो 0.004 माइक्रो की जगह -6 और फैरड लग जाएगा। ठीक है। इसके बाद में आपको दे रखा है परावैद्युतांक εr की वैल्यू दे रखी है, दैट इज 2.5। इसके बाद में आपको d की दूरी दे रखी है, ध्यान देना d कह दीजिए या फिर आप इसे t कह दीजिए, लेकिन कंप्लीट भरा हुआ है। प्लेटों के बीच की जो जगह है वो कागज से भरी हुई है, कोई वायु का स्पेस नहीं है। तो आप इसे d से भी लिख सकते हैं और t से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसकी जो मोटाई है वो आपकी 0.025 mm है। तो आप इसको हटा दीजिए 0.025 और mm को हटाएंगे तो इसको मिली को -3 हो जाएगा और मीटर के अंदर इसकी वैल्यू हो जाएगी। सवाल आपसे कह रहा है कि इसका एरिया कितना होगा, इसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो ए है वो आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, ए के आगे मैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा देता हूँ। अब आप मुझे बताएं, आपने जो दूसरा टॉपिक पढ़ा था कि कैपेसिटर के अंदर कंप्लीट परावैद्युत पदार्थ भरा हुआ हो उस समय धारिता कितनी होगी। तो उस समय आपने फॉर्मूला पढ़ा है C = निर्वात में फॉर्मूला होता है सर ε0A/d, और यदि कोई परावैद्युत पदार्थ भर दिया जाए तो उसके परावैद्युतांक से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सिंपल सी तो बात है। ठीक है, अब आप इसको पहले फॉर्मूले को सॉल्व कर लें, वैल्यूज रखने से पहले फॉर्मूले को सॉल्व कर लें। तो आपको A की वैल्यू निकालनी है
तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ए, दिस इज इक्वल्स टू सी इंटू डी एप्साइलन आर एप्साइलन नॉट, और क्या लग जाएगा, बस इतनी तो वैल्यू रहनी है। अब सी की वैल्यू रख दीजिए आप 0.004 10 की पावर माइनस 6, डी की वैल्यू कितनी है 0.025 10 की पावर माइनस 3। समझ में आ रहा है। बटा में आप एप्साइलन आर की वैल्यू रख दीजिए। एप्साइलन आर की वैल्यू कितनी दे रखी है सर 2.5 दे रखी है। एप्साइलन नॉट कितना है 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 12। अब आप इस कैलकुलेशन को सॉल्व कर लीजिए, आपके पास उस कैपेसिटर के कागज का एरिया आ जाएगा। तो जब आप इसकी कैलकुलेशन को सॉल्व करेंगे, इसका जो रिजल्ट है वो आपके पास आएगा 4.5 10 की पावर माइनस 3। सारी की सारी राशियां आपने एसआई मात्रक के रूप में ली है, तो एरिया का भी एसआई मात्रक मीटर स्क्वायर लग जाएगा। ठीक है, तो ये एक बहुत इजी सा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। इसके बाद अपन अगले वीडियो के अंदर पढ़ेंगे कि यदि आपके पास कोई संधारित्र है, उसके अंदर जो प्लेटें हैं वो आपके पास गोलाकार हैं, यानी पहले आपके पास कोई एक केंद्रीय चालक गोला है और उसके बाद में उसी केंद्र को केंद्र मान करके दूसरा गोला और लिया गया है, वो भी चालक पदार्थ का बना हुआ है, तो दोनों के बीच में एक पतली सी परत बन जाती है, तो इसे अपन कहेंगे गोलीय संधारित्र। तो उसकी धारिता निकालने का जो डेरिवेशन है वो अपन अगले वीडियो के अंदर सॉल्व करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलें। ठीक है, जैसा भी आपको लग रहा है प्लीज़ आप हमें फीडबैक ज़रूर प्रदान करें ताकि हम सुधार कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।